नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सॉल्यूशन में। तो आज की सेशन में हम जानेंगे कि एसपीसी क्या होता है। एसपीसी का बात करें तो ये 6 कोर टूल में से एक टूल है। 2 कोर टूल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, एपीक्यूपी और पीपैप। ओके, तो आप चाहिए तो उसे आप देख लीजिए, ओके, और समझ लीजिए। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो है हमारा एसपीसी के ऊपर, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक प्रोसेस में। एसपीसी को बोलते क्या हैं? स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसका जो फुल फॉर्म है, अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। इसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल एक मेथड है किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए, या हम कह सकते हैं, अगर सिंपल वे में इसे कह सकते हैं कि हम अपने प्रोसेस को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करने के साथ साथ हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं और हमारे प्रोसेस में जो भी वेरिएशन है, उनके क्या कॉजेज़ हैं, उनका भी हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, इसमें जो लोगों के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है उसको भी रिमूव कर सकते हैं, उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एसपीसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल होता है, ओके, जो इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ फास्ट फीडबैक सिस्टम। ये जो सिस्टम है, फास्ट फीडबैक का मतलब है कि ये हमें बहुत ही जल्दी रिजल्ट देता है, या हमारे जो सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है, उसके कॉजेज़ को बहुत ही जल्दी फाइंड आउट करता है और हमको फीडबैक देता है। द एसपीसी कॉन्सेप्ट आर इंक्लूडिंग इन द मैनेजमेंट फिलोसफी। जो एसपीसी कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूड है किसमें? मैनेजमेंट फिलोसफी, जो किनके द्वारा हुआ था? डॉक्टर डब्ल्यू.ई. डेमिंग के द्वारा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से पहले। ओके, थ्रू एसपीसी इफेक्टिवली यूज इन वेस्टर्न इंडस्ट्री सिंस 1980। 1980 से जो एसपीसी था वो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज में इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा था। जो इट वाज स्टार्टिंग ड्यूरिंग 20 इन अमेरिका, जो अमेरिका में 20 के दौरान चालू हुआ था। ओके, आगे है एसपीसी बिकम फेमस आफ्टर जापानी इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंट। जापानी इंडस्ट्री ने बहुत सारी जापानी इंडस्ट्री ने ये एसपीसी अपना इस एसपीसी के ऊपर काम किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है और आजकल ये बहुत ज़्यादा हर कंपनी में, मोस्टली कंपनी में एसपीसी यूज़ किया जाता है, जो कंपनी एक स्टैंडर्ड वैल्यू या अपना प्रोडक्ट अच्छी तरह से बनाती है। इसके टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिकल्स प्रोसेस और कंट्रोल क्या होता है? तो स्टैटिकल्स समझ में आता है कि इसमें क्या होता है कि इट इज़ ए साइंस। ये साइंस है जो डील करता है कलेक्शन मतलब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, जो भी डाटा है। बस ध्यान रहे कि हम जिस भी डाटा को हम कलेक्ट कर रहे हैं वो डाटा करेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर नहीं होना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में कहें तो डाटा वी डोंट नीड डाटा एज अ कुक, वी नीड ए प्रॉपर डाटा। मतलब हमको कोई ऐसा फालतू डाटा इसमें हम करके हम अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर सकते। हमको प्रॉपर डाटा ही चाहिए, ठीक है। उसको समराइज़ कर सकते हैं, एनालिसिस करते हैं और ड्राइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटा, और ड्राइंग इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस के बारे में अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि जो हम इनपुट रिसोर्स देते हैं, ओके, वो कन्वर्ट होता है किसमें? जो डिज़ायर आउटपुट होता है, हमारी मतलब जो भी इच्छा है उस तरीके का जो आउटपुट है उस तरीके से रिसीव करने के लिए। तो प्रोसेस क्या होता है? अगर हमने कोई इनपुट रिसोर्स दिया है, ओके, चाहे वो 3M हो, मशीन मटेरियल, ओके, या मेज़रमेंट, जो भी सारी चीज़ें इंक्लूडिंग हो रही हैं वो हमारी डिज़ायर आउटपुट में चेंज होती है। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल किस में करते हैं? सिस्टम पे कंट्रोल करते हैं, पॉलिसीज़ में करते हैं, उसके जो प्रोसीजर होते हैं, SOP होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं। किस लिए करते हैं? कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो आपको समझ में आया स्टैटिकल्स प्रोसेस कंट्रोल में हम क्या क्या चीज़ें सारी करते हैं। ओके, इसके बारे में और आगे बात करते हैं। इससे होने वाले बेनिफिट क्या है? बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। अगर हम एसपीसी करेंगे तो हमें हमारा जो स्क्रैप जो जनरेट ज़्यादा हो रहा है वो कम होगा, और हमारा जो रिवर्क है वो भी कम होगा। और
कस्टमर हमसे सेटिस्फाई होगा, हम अच्छा प्रोडक्ट को बना सकते हैं, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, रिड्यूस द इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्शन हम बहुत सारी जगह पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन किया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लियरिटी नहीं रहती। तो एसपीसी के दौरान हमें ग्राउंड लेवल से नीचे से लेकर ऊपर तक सारी क्लियरिटी मिल जाती है डाटा के साथ, और उस वजह से क्या होता है, हम अपने जो इंस्पेक्शन है अपने प्रोसेस में उसको कम कर सकते हैं। डिक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, और जो भी हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट रहती हैं किसी भी प्रोसेस पे उसको भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इतने ये सारे बेनिफिट हमारे एसपीसी के बाद होते हैं, एसपीसी इम्प्लीमेंट करने के बाद होते हैं। और इम्पोर्टेंस क्या है एसपीसी की? रियल टाइम एसपीसी हेल्प रिड्यूस द मार्जिन ऑफ एरर, मतलब हमारे जो भी प्रोसेस में जो एरर होने वाली है उसको हम अच्छी तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अगला है विजिबिलिटी इनटू क्वालिटी डाटा, प्रिवेंट ओवर टेम्परिंग, हम अपनी क्वालिटी डाटा है उसको विजिबल अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल चार्ट, प्रोवाइड ऑपरेशनल इंसाइट फॉर क्रिटिकल स्टेक होल्डर, जो भी क्रिटिकल स्टेक होल्डर है उसमें कंट्रोल चार्ट क्या काम करता है, वो हमारे हम किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन की पूरी इंसाइट हमको मिल जाती है एसपीसी करने के बाद। आगे है डाटा एसेबिलिटी एंड विजिबिलिटी लेवल द प्लेइंग फील्ड, डाटा की जो एसेबिलिटी है और विजिबिलिटी है उसका जो लेवल है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव होता है, और हमें अच्छी तरह से डाटा मिलता है, अच्छी तरह से सारी चीज़ें, सारी रिकॉर्डिंग जो सारे कॉसेस हो रहे हैं वो सारे हमें अच्छी तरह से मिल जाते हैं। एसपीसी में आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, जिनके यहाँ पे मैंने काफ़ी नाम दे दिए हैं। मिनीटैब सॉफ्टवेयर यूज़ होता है एसपीसी में, क्यूडीएम एसपीसी प्लेटफॉर्म ये भी एक सॉफ्टवेयर एसपीसी का, 7 क्यूसी पैक है, गेन सीकर है, डॉट कंप्लायंस है, ओके, प्रीडेटर है, इंट्रा स्टेज है, बैट्स है, एसपीसी फॉर एक्सेल। तो ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो एसपीसी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं? कंट्रोल चार्ट सबसे पहले हम नाम से ही समझ लेते हैं कि कंट्रोल चार्ट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं किसी चार्ट पे, तो वो कंट्रोल चार्ट कहलाता है। ये इन्वेंटेड किसके द्वारा हुआ था? वॉल्टर ए सेवर्ट इन 1924 में ये इन्वेंटेड हुआ था। इस चार्ट में क्या रहता है कि एक सेंट्रल लाइन रहती है, ठीक है, ओके, उसमें प्राइवेट वैल्यू सोर्स की जाती है और 1 से 2 कंट्रोल लिमिट होती है। ओके, कंट्रोल लिमिट होती है जैसे अपर कंट्रोल लिमिट हो गया, लोअर कंट्रोल लिमिट हो गया। ओके, उसी कंट्रोल लिमिट की बात हो रही है, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? मॉनिटर प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल क्या है एसपीसी में? और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और ये क्या है? वेरीफाइंग द रिजल्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट एक्शन टेकन, ये हमारे रिजल्ट को वेरीफाई करता है। ओके, अगर हम कोई भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए, तो मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें कि अगर हमको कोई एरर दिखाई दे रही है तो ये हमारा जो भी कॉजेज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, और इसको वेरीफाई भी करता है कि हाँ, आपने इस एक्शन की वजह से आपका ये जो एरर आ रहा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। ओके, आगे चलते हैं। पावरफुल टूल फॉर चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस ओवर टाइम, टूल्स होते हैं चेकिंग करने के लिए कि प्रोसेस स्टेबल है या नहीं है उस टाइम के दौरान पे। आगे है द पावर ऑफ द कंट्रोल चार्ट इज एबिलिटी टू सेपरेट दिस एसनेबल कॉजेज ऑफ क्वालिटी वेरिएशन फ्रॉम इनहेरेंट अनअवॉइडेबल कॉजेज, मतलब इसका कहना क्या है कि कंट्रोल चार्ट का क्या पावर रहता है कि जो भी कॉजेज़ है, जो क्वालिटी वेरिएशन जो सारी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो भी कॉजेज़ हैं, जितने टाइप के भी कॉजेज़ हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। देयर इज़ 2 टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट। कौन कौन से कंट्रोल चार्ट होते हैं? कौन कौन से कंट्रोल चार्ट यूज़ किए जाते हैं? एक तो वेरिएबल, एट्रीब्यूट। वेरिएबल के बारे में बात करेंगे कि इसमें किस तरीके के चार्ट होते हैं, और एट्रीब्यूट में किस तरीके के चार्ट होते हैं। कंट्रोल चार्ट बेसिकली दिखता कैसा है? इसमें क्या होता है? एक सेंट्रल लाइन होता है, एक अपर कंट्रोल लिमिट होता है ऊपर, और लोअर कंट्रोल लिमिट होता है। बीच में हमारा ये डाटा यहाँ पे प्ले करता रहता है। अगर हमारी सारी चीज़ें इस सेंट्रल लाइन से ऊपर नीचे चल रही हैं, अपर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही हैं, सो दैट इज़ ओके। उसके अलावा लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे नहीं जा रही हैं तो दैट इज़ ओके। इसका मतलब हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है। अगर अपर कंट्रोल लिमिट भी से क्रॉस जा रही है, डॉटेड लाइन दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। अगर लोअर लिमिट लाइन है, जो डॉटेड लाइन यहाँ पे दिखा रही है, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे कुछ भी जो भी अगर हमने डाटा हमने मशीनों में लिया है या प्रोसेस में लिया है, अगर वो डाटा इसके नीचे जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि हमारा जो प्रोसेस ठीक नहीं है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल चार्ट को पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चार्ट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो प्रिपेयर करने के लिए कुछ यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं।
सबसे पहले हमें अगर चार्ट का प्रिपरेशन करना है तो उससे पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है, कुछ स्टेप लेने पड़ते हैं। तो क्या स्टेप लेने पड़ते हैं कि मैनेजमेंट मस्ट प्रिपेयर रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को सबसे पहले यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। कहीं कहीं हमने देखा है कि मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और वो सारी चीज़ें सक्सेस नहीं हो पाती। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मैनेजमेंट को सबसे पहले इसमें प्रिपेयर होना है एसपीसी के लिए और उसकी ड्राइव को चलाना है। अगला है स्टेप 2 में द प्रोसेस दैट टू बी स्टार्टेड मस्ट बी अंडरस्टूड। जो भी प्रोसेस है वो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए और उसके बारे में हमें समझना भी चाहिए कि हमारा प्रोसेस किस टाइप का है। तीसरा स्टेप है द कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी कंट्रोल मस्ट बी डिटरमाइन। जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें डिटरमाइन होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, स्टेप 4 है द मेजरमेंट सिस्टम मस्ट बी डिफाइंड। जो भी हमारा मेजरमेंट सिस्टम है, अगर हम कुछ भी मेज़र कर रहे हैं तो वो डिफाइंड होना चाहिए। ओके, स्टेप 5 है अननेसेसरी वेरिएशन मस्ट बी मिनिमाइज। जो भी अननेसेसरी वेरिएशन हो रहा है हमारे प्रोसेस में, अगर हमको पता है वो कम से कम होने चाहिए। ओके, तो ये सारे स्टेप हमें कंट्रोल चार्ट प्रिपरेशन से पहले सारे कर लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल चार्ट का जो फंक्शन क्या है, मॉनिटर प्रोसेस परफॉर्मेंस ओवर टाइम। इसमें कंट्रोल चार्ट क्या करता है कि हमारा जो प्रोसेस का परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करता है। ओके, डिस्क्राइब व्हाट कंट्रोल देयर इज, वो डिस्क्राइब करता है कि क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, आगे हेल्प अटेंड कंट्रोल बाय डिटेक्टिंग, ये हेल्प करता है ओके डिटेक्टिंग के दौरान चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस। अगर प्रोसेस में कुछ भी चेंज होता है तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। आगे है एस्टीमेट द कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। हमारे प्रोसेस की क्या कैपेबिलिटी है उसको भी बताता है, मतलब हमारे प्रोसेस किस लेवल का है। ओके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हमारा प्रोसेस लेवल 3 में है, लेवल 2 में है या लेवल 1 में है, हमारा प्रोसेस कितना कैपेबल है वो उसको कैपेबिलिटी को एस्टीमेट करता है। आगे है सिग्नल व्हेन करेक्टिव एक्शन। ये सिग्नल भी देता है अगर कुछ करेक्टिव एक्शन हमें लेना है। अगर हमें ये अगर एसपीसी करने के बाद में क्या होता है, कंट्रोल चार्ट बनाते हैं जब, तो उसमें ये पता भी चलता है कि यहाँ पे हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये हमको सिग्नल करता है, हमको बताता है कि यहाँ पे आप एक्शन लीजिए। ओके, आगे है वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ एनी करेक्टिव एक्शन। और जो भी हम कोई भी करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं किसी भी प्रोसेस पे, तो ये रिजल्ट को भी वेरीफाई करता है। ओके, तो कंट्रोल चार्ट फंक्शन के बारे में आपको पता चला कि इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इससे क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मैंने पिछले स्लाइड में बात करी थी वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि वेरिएबल मतलब इसमें हम हाइट, वेट, डायमीटर, डायमेंशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर आर रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली। मतलब जो वेरिएबल चार्ट होता है वो न्यूमेरिकल चीज़ों में, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ को नाप रहे हैं ओके, तो उसका डायमीटर है, उसका वजन है, हाइट है, ये सारी चीज़ें नंबर्स में आएंगे, तो इसको बोला गया है न्यूमेरिकली। और अगर डायमेंशन ले रहे हैं तो उसमें भी नंबर्स आएंगे, वॉल्यूम है उसमें भी नंबर, प्रेशर है। तो इस टाइप का जो डाटा है वो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट बनता है। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे है द मेजरमेंट ऑफ दिस कैरेक्टरीज थ्रू इंस्पेक्शन टू शेड टू एक्सपेक्ट ऑफ वेरिएबल। जो इसमें जो हम मेजरमेंट करेंगे ओके थ्रू इंस्पेक्शन, अगर पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे जो हमें मेजरमेंट मिलेगा वो क्या होगा, एक्सप्रेड होगा। ओके, वेरिएबली एक्सप्रेड होगा, चार्ट पे वेरिएबल होगा। ओके, आगे है वेरिएबल कंट्रोल चार्ट आर यूज टू रिकॉर्ड एंड मॉनिटर प्रोसेस परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू द सिलेक्टेड वेरिएबल। वेरिएबल कंट्रोल चार्ट क्या करते हैं, किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। किसके साथ में, सिलेक्टेड वेरिएबल के साथ में, विद रिस्पेक्ट टू द सिलेक्टेड वेरिएबल। तो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट कहाँ का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें पॉइंट हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए। आगे बढ़ते हैं। ये जो वेरिएबल चार्ट है उसके 3 टाइप हैं, एवरेज एंड रेट चार्ट, अगला है मीडियन एंड रेट चार्ट, उसको मीन चार्ट भी बोलते हैं, इसको 3M भी बोला जाता है। ओके, आगे है एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिवीजन चार्ट, जिसको XS चार्ट भी बोला जाता है। तो एवरेज एंड रेट चार्ट क्या हुआ, XR चार्ट। मीडियन एंड रेंज चार्ट क्या हुआ, XR चार्ट। ओके, एंड एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट क्या हुआ, X और S चार्ट। इसको याद रखिएगा, 3M भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज रेंज चार्ट, XR चार्ट क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 चार्ट है, तो 1 बाय 1 हम सारे चार्ट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला चार्ट है XR चार्ट।
इसलिए क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सेंसिटिव एसपीसी टूल। ये जो चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी है एसपीसी टूल में। ये कहाँ, ये कंटिन्यूस वेरिएबल में अप्लाइड होता है, जैसे वेट हो गया, साइज हो गए, साइकिल टाइम हो गए या एरर रेट हो गए, ये उसमें अप्लाई होता है। ओके, इसका जो सब ग्रुप साइज है 2 से 10 के बीच में होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसका सब ग्रुप साइज है वो 2 से 10 के बीच में होता है। ये जो चार्ट है वो कहाँ यूज़ होता है, कंट्रोल चार्ट वेरिएबल डाटा टू एग्जाम, जो हमारा जो वेरिएबल डाटा जो आएगा उसको एग्जामिन करने के लिए, उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, और हमारी जो और प्रोसेस स्टेबिलिटी क्या है उसको भी समझने के लिए कई सारी इंडस्ट्री में, ये अगर सही भाषा में कहें तो ये कई सारी इंडस्ट्री में प्रोसेस की स्टेबिलिटी को वेरिएबल डाटा एग्जामिन कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारा डाटा किस तरीके का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सआर चार्ट में ये किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से हम बना सकते हैं, इसको प्रिपेयर करने की या टेक्निक है। सबसे पहले हम जो चार्ट का लेवल तैयार करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद हम जो कलेक्टिंग डाटा को कलेक्ट करेंगे। ओके, डाटा को कलेक्ट कहाँ से करना है, सुपरवाइज़र है या जो भी जहाँ जिस लेवल का भी प्रोसेस है उस पर डॉक्यूमेंट रहेंगे, वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे, स्केल को सिलेक्ट करेंगे, डाटा को प्लॉट करेंगे, फिर डेवलप आर चार्ट करेंगे। ओके, स्टेबल्स सेंटर लाइन बनाएंगे उसमें। उसके बाद में कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट, यूसीएल को कैलकुलेट करेंगे और एलसीएल को कैलकुलेट करेंगे। इसका फार्मूला क्या है कि सम ऑफ सम ग्रुप मेजरमेंट डिवाइड बाय सम ग्रुप साइज, तो हमारा क्या निकल के आएगा, मीन। ओके, और आर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट इन सब ग्रुप माइनस स्मॉलेस्ट इन सब ग्रुप, मतलब जो हाइयर है लोअर है उसको माइनस करके हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिक्स ऑप्शन क्या है, डेवलप एक्स चार्ट, एक्स चार्ट को बनाते हैं। ओके, इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल लिमिट का फार्मूला लगाते हैं, कंट्रोल लिमिट को फाइंड करते हैं, यूसीएल एक्स के लिए क्या है ये फार्मूला है, और एलसीएल एक्स के लिए ये फार्मूला है। ओके, उसके बाद में 7वां है स्टेप, ड्रॉ लाइंस ऑन कंट्रोल चार्ट, हम जो उसको हमारा जो कंट्रोल चार्ट बनेगा उस पर लाइन खींचेंगे और उसके बाद में हमारा चार्ट रेडी हो जाएगा। एक्स को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, सम ऑफ सम ग्रुप एवरेजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ सम ग्रुप। ओके, और आर को फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, सम ऑफ सम ग्रुप रेंजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो एक्स और आर को हम इन दो फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीडियन रेंज चार्ट, जो सेकंड टाइप का चार्ट है इसको एक्सआर चार्ट बोला जाता है। इसको क्या करते हैं, इसको डेवलप करने के लिए हम सबसे पहले लेवल चार्ट बनाते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। ओके, और प्लॉट डाटा बनाते हैं, फिर जो आर चार्ट है उसको डेवलप करते हैं। ओके, उसके बाद सेंटर लाइन खींचते हैं, यूसीएल एलसीएल को निकालते हैं। उसके बाद नंबर 4 स्टेप में हम एक्स चार्ट डेवलप करते हैं, सेंटर लाइन को निकालते हैं। हमारा जो भी सेंटर लाइन है यूसीएल और यूसीएल, इसमें याद रखिएगा यूसीएल और यूसीएल डाटा ही है। यहाँ पे सेंटर लाइन में क्या है, यूसीएल और एलसीएल डाटा को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन डेवलप एक्स चार्ट में यूसीएल और यूसीएल का ही फार्मूला लगता है। उसके बाद में हम सेंटर लाइन को ड्रॉ करते हैं और कंट्रोल लिमिट को सेट करते हैं। उसके बाद हमारा ये चार्ट रेडी हो जाता है। उसके बाद में एक्स आर चार्ट में और क्या है, द सेम अप्रोच इज टेकन इन डेवलपमेंट एवरेज ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट फॉर एक्स आर चार्ट। एक्स एस चार्ट आर यूज फॉर सैम्पल साइज ग्रेटर देन, जो एक्स आर चार्ट है ओके, वो क्या है, वो लो लेवल में यूज़ किया जाता है। और जो एक्स एस चार्ट है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, अगर हमारा सैम्पल साइज 10 से ज़्यादा है, जैसा अभी मैंने पीछे बात किया था 2 से 10 के बीच में, तो हमारा एक्स एस चार्ट कहाँ बनेगा, जब हमारा सैम्पल साइज 10 से ज़्यादा होगा, पहली चीज़। दूसरा है, जो एक्स एस चार्ट है वो सबसे ज़्यादा लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है रिसर्च के दौरान। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है सबसे ज़्यादा, लेबोरेटरीज में, जो लैब वगैरह होती हैं, जहाँ लैब टेस्ट होते हैं वहाँ पे। ओके, इसको एक्स एस चार्ट को किस तरीके से डेवलप करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो पहला हमारा स्टेप रहेगा लेवल चार्ट। ओके, उसके बाद डाटा को कलेक्ट करेंगे और एक्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सैंपल पे। उसके बाद में हम स्केल को इस्टेब्लिश करेंगे और प्लॉट डाटा को रेडी करेंगे। उसके बाद एक्स को कैलकुलेट, एक्स को करेंगे, एस को करेंगे सेंटर लाइन से। ओके, उसके बाद में ड्रॉ द सेंटर लाइन ऑन द चार्ट ऑन सॉलिड लाइन, हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है किस पे, चार्ट पे।
ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 इसका स्टेप क्या है, हम कंट्रोल लिमिट को करते हैं, यूसीएल एलसीएल निकालते हैं। यूसीएल इसमें एक्स के लिए भी निकालते हैं और एलसीएल एक्स के निकालते हैं, मतलब यूसीएल एक्स के लिए भी निकलेगा, एलसीएल भी निकलेगा। उसके बाद में हम कंट्रोल लिमिट को ड्रॉ करेंगे और हमारा जो चार्ट है वो फिर रेडी होगा। इस स्टेप की मदद से हम वो चार्ट को बना सकते हैं। आगे है, अब बात करते हैं कि एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट क्या होता है। Many quality characteristics can be observed only at attribute which cannot be listed and plotted on a numerical chart. Many quality characteristics like color, taste, appearance, etc. Attributes generally fall into two classes, either good or bad, go or no good, confirming or not confirming. Unlike variable chart, only one chart is plotted. सिंपल भाषा में कहे, जो एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट है वो इस बेस पे बनता है। जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, गुड और बैड। ओके, गो या नो गो। गो या नो गो क्या होता है, अब जैसे हमारा स्नैप गेज होता है, तो स्नैप गेज में क्या होता है, हमारा जो पार्ट है उसमें लगा के चेक करते हैं। अगर वो जा रहा है तो पार्ट ठीक है, अगर वो नहीं जा रहा है, अगर वो उसका डायमेंशन ज़्यादा है, ओवर है, तो नो गो। तो इसमें क्या होता है, अगर हमारी चीज़ ठीक है गुड, अगर नहीं है तो बैड, ओके नॉट ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं वो किस में की जाती हैं, एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट में। एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट 4 टाइप के होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये देखिए 4 टाइप के, पी चार्ट बोला जाता है, एन पी चार्ट बोला जाता है, सी चार्ट बोला जाता है और यू चार्ट बोला जाता है। पी चार्ट क्या होता है, क्या करता है, ये जो मिनिमल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एन पी चार्ट का उपयोग डिफेक्ट को कंट्रोल, जो भी डिफेक्ट के नंबर्स आएंगे उनको कंट्रोल करने के लिए। सी चार्ट जो भी नॉन कन्फर्मिटीज़ हमको मिल रही है उसके नंबर को फाइंड करने के लिए। और यू चार्ट किसके लिए किया जाता है, कि फॉर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज़ पर यूनिट। याद रखिएगा सी और यू में क्या फ़र्क है, ये क्या करता है, नॉन कन्फर्मिटीज़ के नंबर को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। और यू चार्ट किसके लिए किया जाता है, नॉन कन्फर्मिटीज़ पर यूनिट कितनी आ रही है उनके नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। अब पी चार्ट को प्रिपरेशन कैसे करते हैं। पी चार्ट आर स्टैटिकल टूल्स यूज टू इवेल्युएट द प्रोपोर्शन डिफेक्टिव एंड प्रोपोर्शन नॉन कन्फर्म प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोसेस। पी चार्ट के क्या होता है, स्टैटिकल टूल है, ओके, साइंटिफिक टूल है जो हमारे जो डिफेक्ट है उसको प्रोपोर्शन करता है, उसको बताता है। और किसको प्रोपोर्ट करता है, जो नॉन कन्फर्मेटिव चीज़ हमको मिल रही है, ओके, प्रोसेस जो प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही है वो सारी चीज़ पी चार्ट पे बनाई जाती है। पी चार्ट पे उस पर एनालिसिस किया जाता है। पी चार्ट यूजेस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव एंड नॉन कन्फर्मिंग यूनिट इन अ सैंपल। जो पी चार्ट है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए, जो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव यूनिट को बताता है इन ए सैंपल। मतलब ये सैंपल बेस्ड होता है। सैंपल बेस्ड का मतलब अगर आपने 1000 प्रोडक्ट बनाया तो उसमें आपने 100 सैंपल पे डाटा लिया, 100 सैंपल पे बनाया, 100 सैंपल का एनालिसिस किया और उस बेस पे आपने पी चार्ट को बनाया। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप फॉर कंस्ट्रक्टिंग पी चार्ट। इसमें किस तरीके से बनाते हैं, इसमें सबसे पहले हम डाटा को लेते हैं, कैलकुलेट पी करते हैं। कैलकुलेट पी किस तरीके से करते हैं, सब ग्रुप डिफेक्टेड काउंट डिवाइड बाई सब ग्रुप साइज। इस तरीके से हमें पी की वैल्यू मिलती है। हम उसके बाद प्लॉट द डाटा करते हैं, कैलकुलेट कंट्रोल यूनिट करते हैं। कंट्रोल यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है फार्मूला, यूसीएल बराबर पी प्लस 3, उसके बाद में ब्रैकेट देन पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस पी डिवाइड बाई एन। इस तरीके से हम एलसीएल को भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये फार्मूला है, उसकी मदद से हम पी चार्ट में अगर हमें पी चार्ट बनाना है तो हमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल चार्ट फॉर काउंट फॉर डिफेक्टिव। एनपी चार्ट किसके लिए करता है, एनपी चार्ट आर स्टैटिकल टूल्स। एनपी चार्ट स्टैटिकल टूल है जो हमारे डिफेक्ट को काउंट करता है, ओके। और ये वो भी आइटम का काउंट करता है जो नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट है। नॉन कन्फर्मिंग मतलब जो भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम कन्फर्म नहीं है, नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। जैसे अगर मान लो पार्ट रिजेक्ट हो गया, वो भी नॉन कन्फर्मिंग होगा, ठीक है। तो जो भी नॉन कन्फर्मेड हमारी प्रोसेस में हो रही है प्रोडक्शन के दौरान में, उनके काउंट पता करेंगे, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है किसे मेज़र करने के लिए, नॉन कन्फर्मिंग यूनिट इन ए सैंपल। ये सैंपल बेस्ड है। आगे है
ये जो है पी चार्ट से बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब जो पी चार्ट के पीछे पी चार्ट के बारे में जो बात किया था उससे ज़्यादा मीट करता है, उसके जैसा ही चार्ट है। एनपी चार्ट प्लॉट द नंबर ऑफ आइटम। एनपी चार्ट क्या है, ये नंबर ऑफ आइटम का प्लॉट है, जबकि पी चार्ट प्लॉट द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्ट। लेकिन जो पी चार्ट है, क्या डिफरेंस है, जो एनपी चार्ट है वो क्या है, नंबर ऑफ प्लॉट्स का काम करता है आइटम के ऊपर, आइटम के लिए। लेकिन पी चार्ट का क्या काम रहता है, ये प्रोपोर्शन करता है ऑफ डिफेक्ट, ये डिफेक्टिव आइटम के बारे में बताता है हमें। आगे बढ़ते हैं। एनपी चार्ट किस तरीके से बनाते हैं कि हम सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, कैलकुलेट एनपी करेंगे। एनपी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एनपी बराबर सब ग्रुप डिफेक्टिव काउंट, हमारी जो भी डिफेक्टिव चीज़ें हैं उनको काउंट करेगा। उसके बाद में एनपी, और दूसरा एनपी का फार्मूला है सम ऑफ सब ग्रुप डिफेक्टिव काउंट, जो भी हमारा जो भी निकल के आए यहाँ पे वो डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब ग्रुप। ओके, उसके बाद डाटा को प्लॉट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से यूसीएल और एलसीएल का फार्मूला लगा के, उस तरीके से फिर हम एनपी चार्ट बना सकते हैं, एनपी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, यू चार्ट किस तरीके से बनाते हैं। यू चार्ट का क्या काम होता है, ये जो हमारे डिफेक्ट है उनको एनालिसिस करने के लिए, जितने भी टाइप के हमारे डिफेक्ट है प्रोसेस में, और ये जनरली यूज़ किस लिए किया जाता है, मॉनिटर करने के लिए जाता है, और काउंट टाइप डाटा मतलब काउंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। जहाँ वेयर द सैम्पल इज़ ग्रेटर देन 1, जहाँ सैंपल ज़्यादा हो या एक हो, उस केस में ये यू चार्ट यूज़ किया जाता है। अगला है, देयर में बी सिंगल टाइप ऑफ डिफेक्ट और सेवरल टाइप बट यू चार्ट ट्रैक्स द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट पर यूनिट। चाहे सिंगल टाइप का कोई डिफेक्ट हो या कई टाइप के डिफेक्ट हो, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है, अगर इसको सही से कहा जाए, चाहे एक डिफेक्ट हो चाहे 10 डिफेक्ट हो, ओके, उस पर हम यू चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। यू चार्ट क्या करता है, उनको ट्रैक करता है, ओके, और डिफेक्ट पर यूनिट कितने आ रही हैं उनके एवरेज नंबर भी निकालता है। आगे है, इट्स एज्यूम द अंडरलाइंग डाटा अप्रोक्सीमेट द पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारा डाटा है उसका ये अप्रोक्सीमेट देता है, ओके, एज्यूम कर सकते हैं इस चार्ट के ऊपर। इस चार्ट के ऊपर क्या करेंगे, एज्यूम कर सकते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट यू करते हैं। कैलकुलेट यू किस तरीके, इसका फॉर्मूला है सम ग्रुप काउंट ऑफ ऑक्यूरेंस डिवाइड बाई सम ग्रुप साइज ऑफ यूनिट। दूसरा एक फॉर्मूला है सम ऑफ सम ग्रुप ऑक्यूरेंस डिवाइड बाई सम ऑफ सब ग्रुप साइज इन यूनिट। अगला एक्शन क्या है इसमें, प्लॉट द डाटा, ओके, और लास्ट एक्शन है कैलकुलेट कंट्रोल लिमिट। कंट्रोल लिमिट का फार्मूला कहाँ है, ये तो ये सारे फार्मूला यू चार्ट में यूज़ करते हैं, तब हमारा यू चार्ट बनता है, ओके। और सी चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सी चार्ट क्या है, ये क्या है, ये किस लिए कहा जाता है, जो कंट्रोल चार्ट में डिफेक्ट के लिए किया जाता है। इसमें काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ, इसमें डिफेक्ट के नंबर्स काउंट होते हैं, ओके। ये जनरली यूज़ होता है मॉनिटर करने के लिए, नंबर ऑफ डिफेक्ट मतलब डिफेक्ट के कितने नंबर्स हैं इन कंस्टेंट साइज यूनिट, एक ही साइज में, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ डिफेक्ट को मॉनिटर करता है, पहली चीज़। और दूसरा कहाँ कर सकता है, कंस्टेंट साइज यूनिट, किसी साइज में ही, किसी कोई अगर यूनिट होगा उसी में हम इसके नंबर्स को निकाल सकते हैं। देयर में भी सिंगल टाइप ऑफ डिफेक्ट या सेवरल, ये चाहे एक टाइप का डिफेक्ट हो या कई टाइप के डिफेक्ट हो, लेकिन सी चार्ट ट्रैक करता है एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्ट इन यूनिट, मतलब ये एवरेज नंबर निकालता है डिफेक्ट का, ओके, कहाँ किसमें, ईच यूनिट में निकालता है। इट अज्यूम द अंडरलाइंग डाटा अप्रोक्सीमेट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये अज्यूम करता है किसमें, डाटा डाटा एप्रीसमेट में अज्यूम करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, इसके स्टेप क्या है, इसको बनाते कैसे, सबसे पहले हम डाटा लेते हैं, उसके कैलकुलेट सी करते हैं, सी का इसका डाटा इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ सब ग्रुप ऑक्यूरेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ सब ग्रुप। उसके बाद प्लॉट द डाटा, ये स्टेप को फॉलो करते हैं। अगली बात हम कंट्रोल लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। देखिए कंट्रोल लिमिट का फार्मूला हर जगह थोड़ा अलग अलग है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है यहाँ पे समझने के लिए। कंटिन्यूस डाटा या डिस्क्रीट डाटा को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सम ग्रुप साइज में क्या होता है, ओके, 2 से 9 की वैल्यू के लिए एक्स बार और आर चार्ट लगता है। अगर एन का
वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो एक्स बार एस चैट लगता है। इसके बारे में मैंने आपको पीछे बताई दिया। अगर 10 से ऊपर आ रहा है वैल्यू तो उस केस में एक्स बार एस चार्ट लगेगा। अगर 2 से 9 के बीच में है तो एक्स बार आर चार्ट लगेगा। ठीक है, ये चार्ट बनाए जाएंगे सम ग्रुप साइज में। अब ये कंटिन्यूस डाटा के लिए है। डिस्क्रीट डाटा के लिए क्या है, डिफेक्ट या डिफेक्ट प्राप्त करने के लिए, डिफेक्ट के लिए सब सैंपल साइज लेते हैं हम। ओके, फिर उसमें वेरिएबल में, अगर वेरिएबल डाटा है तो यू चार्ट का बनता है, और कांस्टेंट डाटा है तो सी चार्ट बनेगा। ठीक है, और डिफेक्टिव के लिए क्या होगा, सैंपल साइज, इसमें दोनों चीज़ें सेम है। देखो इसमें भी सैंपल साइज है, इसमें भी सैंपल साइज है। ओके, इसमें क्या, वेरिएबल के लिए पी चार्ट लगेगा और कंस्टेंट के लिए एन पी चार्ट लगेगा। तो इस जो भी आपने यहाँ पे ये जो भी ये फाइल देखा है उसकी मदद से आप कहाँ पे क्या चार्ट लगेगा उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। आगे है प्रोसेस कैपेबिलिटी। क्या होती है प्रोसेस कैपेबिलिटी? क्या है, ये हमारी प्रोसेस परफॉर्मेंस बताता है। मतलब हमारा प्रोसेस किस लेवल का है, हमारा प्रोसेस में डिफेक्ट कितने टाइप के हो रहा है। अगर हमारी प्रोसेस में डिफेक्ट कम जनरेट होगा तो इसका मतलब हमारा जो प्रोसेस का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है। हमारी मशीनें अच्छे से काम कर रही हैं, हमारे आदमी जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा मटेरियल अच्छा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस परफॉर्मेंस बताती है। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी में हमारे क्या बताती है, सबसे पहले हमारा प्रोसेस का परफॉर्मेंस क्या है, दूसरा हमारा जो आउटपुट है, ओके, और जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट है, ओके, वो अच्छी है या नहीं है। ओके, अगला है प्रोसेस के बारे में मैंने पीछे बता ही दिया है कि प्रोसेस क्या है, कि इज़ ए सेट ऑफ आउटपुट इनटू इनपुट बाय यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स इंक्लूडिंग टाइम। मतलब हम जो अगर कोई भी इनपुट अगर हम दे रहे हैं, ओके, तो हमको जो आउटपुट मिलेगा वो डिज़ायरेबल मिलना चाहिए। मतलब अगर हमने, मतलब सिंपल भाषा में कहें, अगर हमने किसी भी खेत में अगर फसल लगाया है तो हम ये क्या सोचेंगे कि हमें इतना खर्चा, इतना पैसा लगाने के बाद में हमें वो फसल एंड ऑफ द टाइम हमको अच्छी मिलनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी हम इनपुट देंगे, इनपुट हमारे क्या हुए कि हम सबसे पहले बीज लेके आए, हमने बीज लगाया, बीज लगाने के बाद में फिर हमको उसका इंतज़ार करना पड़ा, फिर बीच में हमने कई सारे पानी लगाए कई बार, और उसके बाद में अगर हमारा फसल सही नहीं होगा तो हमको जो डाटा मिलेगा, जो हमको उसको बेचने के लिए फ़ंड मिलेगा, उसमें हमारा घाटा होगा। तो हम डिज़ायरेबल डाटा, मतलब हम जो भी इनपुट हम दे रहे हैं अपने प्रोसेस में, उसके बाद हमको जो चीज़ें आउटपुट मिलेगा वो हमारा डिज़ायरेबल मिलना चाहिए। कैपेबिलिटी में क्या है, कैपेबिलिटी किस प्रोसेस किस लिए यूज़ होता है वो आप समझ गए। अब कैपेबिलिटी क्या होती है, कि कैपेबिलिटी क्या है, मतलब मशीनों की कैपेबिलिटी क्या है, टेस्टिंग एबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और वो रिज़ल्ट दैट कैन बी मेजर्ड, वो रिज़ल्ट मेज़र भी किया जाता है। ओके, प्रोसेस कैपेबिलिटी यहाँ पे एक दिया है, ये LSL है और ये USL है, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर, और 2T है, तो यहाँ पे 2T के बीच में ये हमारा 6 सिग्मा है। ओके, और वो प्रोसेस कैपेबिलिटी हमेशा ऐसे ही चार्ट पे किया जाता है। इसमें हमारा एक टारगेट रहता है, और टारगेट के साथ हमारा प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है वो सारी चीज़ें इसमें दी जाती हैं, लेकिन चार्ट प्रोसेस कैपेबिलिटी का ऐसा ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। CP इंडेक्स की बात करें तो CP बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। CP वैल्यू एक अच्छी प्रोसेस के लिए मोस्ट कंपनी रिक्वायर्ड, हर एक मतलब बहुत सारी जो कंपनी है उनमें से, बहुत सारी कंपनी में से प्रोसेस की CP सब लोग क्या चाहते हैं कि 1.33 हो या उससे ज़्यादा हो। 1.33 से कम है तो प्रोसेस में प्रॉब्लम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द कंपेरिजन 6 सिग्मा के लिए हम क्या करते हैं, USL माइनस SL और 2T गिव्स ऑफ OVS प्रोसेस कैपेबिलिटी को हम कैसे निकालते हैं, USL माइनस LCL डिवाइड बाई 6 सिग्मा। ओके, तो ये फॉर्मूला है प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए। वैल्यू ऑफ CP बिलो 1 मीन्स दैट इज द प्रोसेस वेरिएशन ग्रेटर देन द स्पेसिफिक टॉलरेंस बैंड ऑन द प्रोसेस इनकेपेबल। अगर CP वैल्यू 1 है, ओके, तो और प्रोसेस में वेरिएशन ज़्यादा है, देन हमारा जो प्रोसेस है वो इनकेपेबल है, कैपेबल नहीं है। तो हमारी जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 1.33 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे CP वैल्यू दिख रही है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज 2 CP के वैल्यूज, CPKU एंड CPK1। CPKU का फॉर्मूला किस तरीके से निकालते हैं, USL माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 सिग्मा।
CPK के 1 का कैसे निकालते हैं, x माइनस एल से एल, मतलब एक में USL माइनस करते हैं, एक में USL में से x माइनस होता है, सॉरी, एंड एक जगह पे x में से LSL माइनस होता है और 3 सिग्मा से डिवाइड होता है। द ओवरऑल प्रोसेस CPK इज़ द लोअर वैल्यू ऑफ CPK-U एंड CPK-1। जो ओवरऑल प्रोसेस CPK है, ओके, उसका लोअर वैल्यू कितना है, CPK-U एंड CPK का। A CPK of 1 is less means that the process variation and its centering is such at least one of the tolerance limit will be exceeded and the process is incapable। अगर CPK 1 है, ओके, और या उससे कम है, दैट द प्रोसेस वेरिएशन, प्रोसेस में जो वेरिएशन है, ठीक है, और उसका जो सेंटरिंग है, इसमें एक प्रोसेस, मतलब प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, प्रोसेस कैपेबिलिटी निकाले, उसमें एक सेंटर लाइन रहता है, ओके, एटलीस्ट 1 है तो उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है वो ज़्यादा होगी, उसकी जो टॉलरेंस लिमिट होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। और उस केस में क्या होगा कि उस केस में अगर ऐसा आपका रिजल्ट आ रहा है तो उस केस में भी आपका जो प्रोसेस है वो इनकैपेबल है, ओके, उस प्रोसेस पे आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आगे है, इन द केस ऑफ CP इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ CP की करस्पॉन्ड टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी। CP के केस में अगर CPK की वैल्यू बढ़ती है तो इंक्रीज़ हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम CP से कंपैरिजन करें एंड CPK विल जीरो डिफरेंस द प्रोसेस सेंटर इन द टारगेट वैल्यू, मतलब तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस है वो सेंटर्ड है और हमारा जो टारगेट है वो भी ठीक है, ओके। द CPK कैन बी यूज्ड वेयर देयर इज़ ओनली वन स्पेसिफिक। CPK कहाँ यूज़ हो सकता है, जहाँ पे वन स्पेसिफिकेशन लिमिट है, ओके, अपर या लोअर, ए वन साइड स्पेक्स, मतलब चाहे अपर हो या लोअर हो, ओके, वन साइड स्पेसिफिकेशन इसमें होता है, ओके। तो आज के वीडियो में जो भी लोग नए हैं, ओके, अगर आपको SPC के बारे में आज पता चला और उसके बारे में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में बताइए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं कमेंट में उसका रिप्लाई कर दूँगा। और आशा है जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।